अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जज वीडियो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 11 दिन हो गए हैं। अदालत जज अरशद मलिक को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब भी करार दे चुकी है और मामले की तहकीकात मुकम्मल करने के लिए FIA को हिदायत कर चुकी है, लेकिन तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका है कि जज अरशद मलिक की नासिर भट्ट के साथ वीडियो मुसद्दिका है या उसमें जालसाजी की गई है। नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, ये अब तक साबित नहीं हो सका है। ताहम आज इस केस में एक और अहम पेशरफ्त जरूर सामने आई है और FIA ने केस में नामजद मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी शामिल हैं, जिन्हें आज इस्लामाबाद की साइबर क्राइम की अदालत से अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया। आज इस्लामाबाद की साइबर क्राइम अदालत के जज ताहिर महमूद के सामने मुल्जिमान नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी पेश हुए और जज वीडियो केस में अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त की। इस मौके पर मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मामले में बराह रास्त कोई उनका हाथ नहीं है इस मामले में और ना ही उन्होंने वीडियो बनाई है। इस मौके पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है। खदशा है कि मुल्जिमान फरार या रूपोश हो सकते हैं। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद साइबर क्राइम की अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद FIA ने नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों के बाद जज वीडियो केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई है। इससे पहले इस केस के मरकजी मुल्जिम मियां तारिक को 17 जुलाई को FIA ने गिरफ्तार किया था और आज उन्हें भी जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सिविल जज शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया और उन्हें मजीद 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जबकि FIA के मुताबिक इस केस में नामजद 2 मुल्जिमान नासिर और सलीम रजा बैरून मुल्क फरार हैं। ये अहम केस है जिसमें 2 वीडियोस का मामला है। इस मामले पर FIA की सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जज अरशद मलिक की 2002 की मुल्तान वीडियो की तो तस्दीक हो गई है, लेकिन जो वीडियो मरियम नवाज 6 जुलाई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाई और उसमें जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट के दरमियान नवाज शरीफ के केस का दबाव में फैसला देने से मुताल्लिक गुफ्तगू शामिल है। इस वीडियो से मुताल्लिक जज अरशद मलिक का दावा है कि उसे एडिट करके पेश किया गया है, लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ है कि यह असल वीडियो है। ये वीडियो एडिट की गई है या असल है, इसकी हकीकत फॉरेंसिक के बाद ही सामने आएगी और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त के फैसले में हिदायत भी दे चुकी है। इस हवाले से FIA की तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं और क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुर्शीद ज़ाहिद की शिकोरी से। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, आपके ज़रा क्या कहते हैं वीडियो के फॉरेंसिक्स के हवाले से, तहकीकात के हवाले से इस वक्त तक क्या अपडेट है? शाहजेब, इस सब्जेक्टिव वीडियो में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि ये वीडियो अब FIA की जो फोरेंसिक लैब है उसमें फ़ाइनल स्टेज पे है और ये उस पर जो हतमी रिपोर्ट है वो आने वाले चंद दिनों में आ सकती है, गालिब अमकान है। और उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था उसके बाद FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पैमरा को दोबारा लिखा था इस सब्जेक्टिव वीडियो की जो कि पेश की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी एक कापी ली गई, उस कापी को बाकायदा फिर एक ख़त लिखा गया फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट है FIA का, लेबॉर्ट्री को, कि इस वीडियो की अथेंटिसिटी डिटरमिन की जाए, आया कि ये वीडियो फेक है या फिर सही है। तो ये वीडियो हमारे ज़राए का ये कहना है कि पिछले बुध को ही दे दी गई थी। अब 4 वर्किंग दिन हो गए हैं, इस वीडियो पे तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। उसकी हतमी फ़ाइनल रिपोर्ट आने वाले चंद दिनों में आ सकती है। उस रिपोर्ट में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ मालूमात जो हमने हासिल की हैं बुनियादी तौर पर कि कौन कौन सी तहकीकात हुई हैं, कौन से लोग सामने आ रहे हैं, किनका रोल सामने आ सकता है, उसमें शाहजेब 2 इम्पॉर्टेंट लोग हैं। एक नासिर भट्ट है और खुर्रम यूसुफ हैं। खुर्रम यूसुफ की आज गिरफ्तारी हो गई है, नासिर भट्ट मुल्क से बाहर हैं। इस तरह से इन दोनों का जो किरदार है उस वीडियो के बनाने में वो बहुत अहम है। खुर्रम यूसुफ नासिर भट्ट के साथ साथ रहा है। फरवरी 2019 में ये वीडियो जो है वो जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है सब्जेक्टिव
वो रिकॉर्ड की गई है, जो हमारे ज़राए का बताना है, उसमें खुर्रम यूसुफ भी साथ था। बेसिकली वही ही वीडियो शूट कर रहा था, जबकि उसकी वॉइस जो है वो ख़ुद नासिर भट्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। और साथ ही खुर्रम यूसुफ उस एक मीटिंग में भी शामिल था जो फरवरी 2019 में जज अरशद मलिक के साथ उनकी हुई थी। फिर साथ ही जज अरशद मलिक के साथ इस खुर्रम यूसुफ ने उम्रे के लिए इकट्ठे ही सफ़र किया है, यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, और साथ ही सऊदी अरब में फिर 2 होटल्स में खुर्रम यूसुफ नासिर भट्ट के साथ था। वहाँ पर भी जो सब्जेक्टिव वीडियो का कुछ हिस्सा जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसमें कुछ मालूमात जो हमारे पास आई हैं, अंजम होटल मक्का में उसका कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया गया था, और दूसरा मूव एंड पिक होटल जो कि मदीना में था वहाँ पर हासिल किया गया है। तो इस बुनियाद पे जो रिपोर्ट गालिब इम्कान है आ जाए, उस पे ही FIA आने वाले चंद दिनों में हमारे ज़राए का ये बताना है कि कुछ एक्शन, बड़े तेज़ एक्शन सामने आ सकते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि एक्यूज़्ड नामज़द हैं। इसमें आने वाले चंद दिनों में उसकी बुनियाद पर सवालनामा भी भेजे जा सकते हैं, जबकि आखिरी सवालनामा जज अरशद मलिक को जो भेजा गया था उसका जवाब भी FIA को मौसूल हो चुका है। बहुत शुक्रिया गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। फॉरेंसिक्स के फाइनल स्टेज में है वो वीडियो जो मरियम नवाज़ की तरफ से रिलीज़ की गई थी। अब देखते हैं कि उसके फाइनल फॉरेंसिक एनालिसिस इस हवाले से रिपोर्ट में क्या कहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। माली साल के 2 माह में टैक्स वसूली के एदाद शुमार सामने आ गए हैं, और जो नंबर सामने आए हैं उनसे हुकूमत खुश है, क्योंकि एक अग्रेसिव हदफ हुकूमत की तरफ से रखा गया और हुकूमत का दावा है कि 90% हासिल कर लिया गया, जिसकी वजह से हुकूमत इत्मीनान में इस वक्त नजर आ रही है। माली साल के इब्तिदाई 2 माह में FBR को 644 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का हदफ दिया गया, और FBR जुलाई और अगस्त में 580 अरब रुपए जमा कर सका है, यानी टैक्स वसूली में 64 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इस हवाले से चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने ट्वीट किया कि FBR ने इस माह 8 से 10 दिन की छुट्टी के बावजूद 297 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। अब तक माली साल में FBR 90% तक हदफ हासिल कर चुका है। 2 माह में 644 अरब रुपए के हदफ में से 580 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। शब्बर जैदी की इस ट्वीट को वफाकी वजीर हमाद अज़हर ने रीट्वीट किया और लिखा कि FBR ने 90% हदफ हासिल करके जबरदस्त नताइज दिए हैं। इनलैंड सेल्स और इनकम टैक्स में 30% इजाफा हुआ है। हदफ के उसूल में 10% कमी की वजह इंपोर्ट्स में कमी है, दरामदात में कमी है, जो बैरूनी खसारे को कम करने के लिए ज़रूरी है। टैक्स वसूली के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक इनकम टैक्स 196 अरब रुपए जमा हुआ है, यानी हदफ से 11 अरब रुपए कम। इसी तरह सेल्स टैक्स 262 अरब रुपए जमा हुआ है, ये भी हदफ से 23 अरब रुपए कम है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी हदफ से 1.5 अरब रुपए कम जमा हुई है, और कस्टम ड्यूटी भी हदफ से 23 अरब रुपए कम जमा हुई है। इस हवाले से द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर भी शाया हुई है, जिसके मुताबिक FBR टैक्स वसूली का तकरीबन 38% इंपोर्ट से, दरामदात से हासिल करती है, और दरामदात में भी $1 अरब की कमी हुई है। इसलिए रवा माली साल के इब्तिदाई 2 माह में टैक्स वसूली में कमी की एक बड़ी वजह दरामदात में कमी भी है। जुलाई और अगस्त में हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी की मद में 65 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ रखा था, मगर 49 अरब रुपए जमा हुआ है। FBR ने आइंदा 10 माह में अब मजीद 4,900 अरब रुपए जमा करने हैं, और 3 माह में 1,072 अरब रुपए का टैक्स वसूली का जो हदफ मुकर्रर किया था इब्तिदाई 3 माह में, उसमें से 2 माह में 580 अरब रुपए जमा हुए हैं। यानी सितंबर में FBR को इस टारगेट को पूरा करने के लिए 492 अरब रुपए जमा करने हैं। ये बहुत अहम है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ की कामयाबी का सारा दारोमदार टैक्स वसूली पर है। अगर टैक्स वसूली यानी आमदनी ज़्यादा होगी तो हुकूमत को बजट खसारा कम करने में मदद मिलेगी, नए कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। टैक्स वसूली अगर कम हुई तो फिर बिल्कुल उलट सूरत हाल हो सकती है, बजट खसारा बढ़ जाएगा, नए कर्जे लेने पड़ेंगे। पहले ही हुकूमत कर्जे ले रही है, शरह सूद ज़्यादा दे रही है, बजट खसारा पहले ही ज़्यादा है। गुज़िश्ता माली साल में 3,400 अरब रुपए यानी GDP का 8.9% खसारा रहा, जो गुज़िश्ता 8 साल में सबसे ज़्यादा था। टैक्स वसूली में भी कमी थी और हुकूमती अखराजात में भी इजाफा था। अगर टैक्स वसूली में 10% का शॉर्टफॉल बरकरार रहता है तो तकरीबन जो IMF से हुकूमत ने टारगेट अग्री किया है उससे 500 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल हो सकता है। साथ ही अगर हुकूमती अखराजात में इजाफा होता है, जो कि पिछले साल भी ट्रेंड था, तो फिर बजट खसारा GDP का 9% तक भी हो सकता है, जो रिकॉर्ड होगा। मगर नजरें FBR पर हैं। शब्बर जैदी साहब मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब, अगर देखा जाए जो ट्रेंड चल रहा था पिछले साल,
तो उसके हिसाब से आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। मगर देखा जाए अगर जो आईएमएफ ने टारगेट दिया है तो इस हिसाब से नजर आ रहा है कि टारगेट 90% तक अचीव आप कर पाए हैं। तो क्या आप कहा जा सकता है कि वैसे एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है, मगर जो इस आईएमएफ के साथ टारगेट अग्री कर लिया हुकूमत ने वो नामुमकिन है, वो इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट है कि उसे अचीव करना नामुमकिन है, वरना आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए, जो मैं थोड़ा एनालाइज कर दूं आपको, जो टारगेट है वो हमारा तकरीबन 644 का था, तो तकरीबन हमने 580 बिलियन का अचीव किया है। तकरीबन 60 से 62 बिलियन रुपीस की शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल जो है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो हमारे तमाम लोकल सेक्टर में सब्सटेंशियल ग्रोथ है जो आपके सामने है। हमारी जो इंपोर्ट है जुलाई और अगस्त की, वो 1.79 बिलियन डॉलर से कम हुई है। तो अगर आप ये एज्यूम करते हैं, जो कि फैक्ट है, कि पाकिस्तान में तकरीबन 29 to 30% टैक्सेस जो हैं वो इम्पोर्ट स्टेज पे रिकवर होते हैं, तो वो तकरीबन वो उसी टारगेट के करीब पहुंच जाते हैं जिस टारगेट की हम बात कर रहे हैं। तो टारगेट के जो 60 बिलियन या 65 बिलियन की जो नॉन अचीवमेंट जिसको हम कह रहे हैं, वो बेसिकली एक सेंस में पॉजिटिव है, क्योंकि वो इंपोर्ट कंप्रेशन का रिज़ल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टैक्स का पोर्शन वो इंपोर्ट बेस्ड होता है। तो ये मेरी एनालिसिस है टारगेट के अचीवमेंट के बारे में। और जहाँ तक जो लोकल टैक्सेस में हैं वो हमारी अचीवमेंट काफ़ी रीजनेबल है, मगर मैं इससे बेहतर चाहता हूँ थोड़ा। मगर शबरीर साहब, ये जो इंपोर्ट कंप्रेशन है जिसका हमाद अज़हर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, ये अचानक तो नहीं हो गई है, ये तो बाय पॉलिसी है और हुकूमत इस पर फ़ख्र महसूस करती है कि हमने इंपोर्ट कंप्रेस की है करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए। तो जब आप एफबीआर को टारगेट दे रही थी हुकूमत, तो उस वक्त हुकूमत का ये टारगेट नहीं था क्या कि उन्होंने इंपोर्ट भी कम करनी है? इंपोर्ट कम करना तो टारगेट ही था, और उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू का 5500 अरब टारगेट रखा गया। तो ये इंपोर्ट की कंप्रेशन तो बाय टारगेट है, तो फिर एफबीआर का टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा? नहीं, मैं बात बिल्कुल, देखिए, हमें पाकिस्तान में हम एक बहुत ड्यूल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। हमने इंपोर्ट को कंप्रेशन भी करनी है और साथ में रेवेन्यू टारगेट भी अचीव करना है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो मैंने रीज़न अभी आपको दिए, ये रीज़न तो अरिथमेटिकल रीज़न है, बट मगर टारगेट्स हमारा जो फिगर है वो हमने ओवरऑल पाकिस्तान में टैक्स बेसिस को आफ्टर कंप्रेशन इंपोर्ट अचीव करना है। इसकी हम कोशिश ज़रूर करेंगे और हम इस पर अपनी कोशिश जहाँ तक है जारी रखेंगे और इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात, जहाँ जो आपका कंसेप्ट है वो ठीक है, आप सही बात करें कि इंपोर्ट कंप्रेशन को अगर हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं तो वो शायद अरिथमेटिकल एक्सक्यूज़ तो बने, मगर ओवरऑल टारगेट के लिए वो एक्सक्यूज़ उस सेंस में नहीं है, क्योंकि टारगेट को रखते हुए इस चीज़ को अकाउंट फॉर होना चाहिए। जी साहब, अगर इस पैटर्न को मद्देनज़र रखें तो 10% का शॉर्टफॉल आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करता जाएगा? क्योंकि कंटिन्यू करेगा और आपने 90% ही अचीव किया तो तकरीबन 500 अरब का शॉर्टफॉल हो जाएगा टारगेट से, जो कि तकरीबन 5000 अरब रुपए आप जमा कर पाएंगे। या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पिछला शॉर्टफॉल है ये नहीं होगा आने वाले महीनों में, और 5500 के लिए आप अभी पॉजिटिव हैं कि आप अचीव कर जाएंगे? देखिए, ये अभी शाहजेब, ये मैं सितंबर के, ये जो आपने बात की ना, मैं आपको बिल्कुल इसकी पोजीशन एग्जैक्टली बता दूंगा सितंबर के एंड में कि हम एग्जैक्टली कहाँ पहुँचेंगे। ये मैं फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ट्रेंड्स को देखते। देखिए, पाकिस्तान को, शाहजेब साहब, इस बात को आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान की मईशत सही डगर पे चल चुकी है अब, और वो उस डगर पे चलते हुए अब एक जगह पे हमें पहुंचना है। तो सितंबर के एंड तक जो हमारे और कंसोलिडेशन होनी है वो हो जाएगी। तो सितंबर की एंड को मैं आपको बता सकूंगा, वी विल मीट अगेन, और मैं बता सकूंगा कि हम एग्जैक्टली किस टारगेट को अचीव करेंगे 30 जून 2020 को। जी साहब, और उस सूरत में वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप टारगेट ज़ाहिर अचीव करें, मगर क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, तो क्या ये तवक्को रखी जाए कि फिर एक मिनी बजट आएगा अगर आपको शॉर्टफॉल दिखता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ जाएगी, सेल्स टैक्स 19% पर हो सकता है, आईएमएफ के टारगेट्स को पूरा करने के लिए आईएमएफ से जाके बात की जाएगी कि जी ये 5500 अनरियलिस्टिक था, तो ज़रा हमें वेवर दें, हम इतना नहीं अचीव कर सकेंगे? किस तरफ जाएंगे? देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई मिनी बजट नहीं है, और हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास बहुत से ऐसे सेक्टर हैं
जो इंपोर्ट बेस्ड नहीं है मगर लोकल सेक्टर है, उनमें टैक्स कलेक्शन डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है। वो डिज़ायर्ड लेवल पे लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम एंटी स्मगलिंग ड्राइव पे जा रहे हैं, हम रिटेल होलसेल ट्रेड पे गए हैं, हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके पीछे भी जा रहे हैं, टैक्स बेस को बढ़ा रहे हैं। तो हम एक ओवरऑल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और उस स्ट्रेटजी का रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि सितंबर फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक हम अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर सकेंगे। और जो बात बार बार सब लोग करते हैं कि आपका टारगेट बहुत एग्रेसिव है, मेरा कहने का ये है कि अगर मैं टारगेट ही कम रखता हूँ तो फिर मेरी अचीवमेंट का मोटिवेशन कम हो जाता है। टारगेट को हाई रख के हम अपने मोटिवेशन अचीवमेंट को हाई रखना चाहते हैं। और आई थिंक बाय एंड लार्ज हमने जो मुश्किल दौर था वो गुजार लिया है। मुश्किल दौर गुजार लिया का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दो बहुत बड़े टास्क पूरे करने थे। एक टास्क था कि हम अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर था, जो ज़ीरो रेट सेक्टर था, उसको टैक्स सिस्टम में लाना था, वो हम ले आए हैं। कुछ हमारे अंदर जो उसमें जो हिकअप्स थे और बाय एंड लार्ज लोगों ने हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, हम CNIC की रिक्वायरमेंट पर स्टिक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सितंबर 30 के बाद हम उसके ऊपर और मज़ीद उसकी इन्फोर्समेंट भी करेंगे। और मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो हमारी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान में ऐसी इकनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट हो और साथ में जो टैक्सेस दे रहे हैं वो उनको प्रेशर नहीं हो। और जो चीज़ अब नज़र आ रही है वो ये कि कस्टम ड्यूटी में आप जो कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, और ज़ाहिर है हुकूमत की सीधी सीधी पॉलिसी है कि इंपोर्ट कंप्रेशन की पॉलिसी हमने रखनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल रखना है, जो कि अब कामयाब होती भी नज़र आ रही है। तो फिर आप दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ आपने ऑलरेडी देखना शुरू किया है, क्योंकि बजट में आपने एडिशनल टैक्स मेजर्स लिए थे तकरीबन 700 अरब रुपए के। उसके बावजूद अब आपको कुछ एवेन्यूज़ दिख रहे हैं जब आप ये नए इकदाम कर रहे हैं, नई एफर्ट कर रहे हैं कि जिससे आप कम अज़ कम जो कस्टम ड्यूटी का शॉर्टफॉल पैदा हो रहा है उसको कवर कर सकें। शाहजेब, हम लोग हमारे यहाँ जब शॉर्टफॉल कस्टम ड्यूटी में शॉर्टफॉल आता है तो उसकी दो वजूहत होती है। एक तो कस्टम ड्यूटी में शॉर्टफॉल आता है और क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट स्टेट पे सेटस लगता है 17% और इम्पोर्ट पे विथहोल्डिंग लगती है, तो जब इम्पोर्ट पे शॉर्टफॉल आता है तो उसका इफेक्ट कस्टम ड्यूटी पे नहीं होता बल्कि उसका इफेक्ट सेल टैक्स पे भी होता है और उसका इफेक्ट इम्पोर्ट स्टेट पे विथहोल्डिंग टैक्स पर भी होता है। तो वो सिर्फ कस्टम का नहीं होता। और दूसरी बात है, अगर आप हमारी एनालिसिस को मज़ीद गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ड्यूटी का एवरेज रेट था लास्ट ईयर वो 9% था। इस साल ड्यूटी का रेट हमने 7.9% कर दिया कस्टम ड्यूटी का रेट। वो उसका रिजल्ट है जो हमने 1700-1600 आइटम खुदरा रेट पे किया है, उसी वजह से हुआ है। तो मैं दोबारा आपको बात को समझा देता हूँ कि हमारा जो शॉर्टफॉल है, ये जो है वो उस वजह से है कि जब इम्पोर्ट की वैल्यू कम है तो जो टैक्सेस कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स इम्पोर्ट से पे रिकवर किए जाते हैं वो तकरीबन 29-30% बनते हैं। तो उसका इफेक्ट बनता है तकरीबन 70 बिलियन रुपीस के करीब। तो उस सेंस में तो हमारा टारगेट मीट आउट हो चुका है। बट सवाल ये नहीं है, उससे हम मुतमईन नहीं हैं। हम अपने लोकल टैक्सेस को, नॉन इम्पोर्ट बेस्ड टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं और वही हमारी कोशिश है और हमारा प्रोजेक्शन भी उसी तरफ जाता है। और हमारी कोशिश भी है कि हम अपने लोकल टैक्सेस के बेस को, जहाँ हमारी इवेजन है या अवॉइडेंस है, उसको हम कम से कम कर सकें। सर, मैं यही एग्जैक्टली जानना चाह रहा हूं कि अगर आपकी बात दुरुस्त है इस शॉर्टफॉल के हवाले से, तो जो एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल पैदा हो गया है उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि 700 अरब रुपए के आपने टैक्स मेजर्स लिए, तो जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स बढ़ जाएगा, या फिर जो आपने एवेन्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं और आपने जो नई एफर्ट की है उससे आपको लगता है कि जो शॉर्टफॉल है ये ब्रिज हो जाएगा? देखिए, जो इम्पोर्ट बेस सीट आ रही है उसको बेसिक रिकवर करने के लिए मुझे बुनियादी तौर पे अपनी रिटेल होलसेल ट्रेड से टैक्स रिकवर करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। मुझे अपने जो सेल टैक्स का जो हमारा जो लोकल सेल टैक्स है उसमें हमारे यहाँ बहुत इवेजन है। कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ बहुत सेल टैक्स में जिनकी सेल टैक्स उस डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है, इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें शुगर है, उसमें सीमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं और बहुत सारे
ऑयल सेक्टर्स हैं, जो हमारे जो फोम हैं, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो हो सकता है सही कर रहे हो मगर हमारी डिज़ायर्ड लेवल से कम है। हम उस लोकल सेक्टर से सेल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट है और वही हमारी कोशिश है। और लास्टली जो हमारी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं, जो लोग टैक्सेस नेट में नहीं हैं, जो टैक्सेस के सिस्टम में नहीं हैं, वो हमारा टारगेट होगा। हमारी जो मैंने दूसरा कहा जहांजेब, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इंपोर्ट कंप्रेशन पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इंपोर्ट कंप्रेशन को डिलीफाई करके हम अपनी टैक्स बेस बढ़ाना कोई पॉजिटिव आइडिया नहीं होगा। हमें अपनी लोकल टैक्स बेस को बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को उसी तरह अलाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आखिर में ये भी बताइएगा कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ज़ाहिर एक सेंटीमेंट ख़राब हुआ इंडस्ट्री के, हमें नज़र आ रहा है कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने मनफी इस वक्त ग्रोथ दिखाई है, यानी कि इंडस्ट्री का आउटपुट कम है, आउटपुट कम होगा तो इंडस्ट्री कमाएगी कम तो टैक्स भी कम देगी। ये कितनी बड़ी आपके लिए एक हिट है आपके अपने रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने में? देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो निजी जाना है वो यस अफेक्ट कर रहा है मुझे। वो तकरीबन 5-6% अफेक्ट कर रहा है, मगर मैं जो फुल स्केल पे मुझे रिटेल होलसेल ट्रेड पर या सेल टैक्स की जहाँ पर एवेजन है वो हमारा टारगेट है, उस पर हम माशाल्लाह थोड़ा कामयाब जा रहे हैं और उसको हम मज़ीद एनफोर्स करेंगे। हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को और उन चीज़ों को एनफोर्स करेंगे। तो एक स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। कोशिश ये है कि पाकिस्तान की टैक्स के जो बुनियादी मसाइल थे उनको हल किया जाए। हम जब भी टैक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ टारगेट की बात करते हैं, मगर जो बुनियादी मसाइल हैं और जहाँ पर हमारे लोगों का इशू है वो हम कम से कम बात करते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम ऑटोमेशन करें टैक्सेशन ऑफिसर से, और टैक्स ऑफिसर से आवाम का वास्ता कम से कम पड़े और लोग वॉलंटरी कंपेयर के तहत टैक्स पे करें। शुक्रिया। चेयरमैन FBR शबर जई साहब हमारे साथ मौजूद थे। FBR के नंबर्स को अगर तहरीक इंसाफ के पहले साल की परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत बेहतर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर IMF के टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो ज़ाहिर एक शॉर्टफॉल है, मगर वो शॉर्टफॉल की वजूहात भी चेयरमैन FBR बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि उसके नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स टू GDP बढ़ेगा, जो खसारा है उसे पाकिस्तान अपने ही कमाई से पाकिस्तानी हुकूमत पूरा करेगी, जो कि टैक्स आमदनी की सूरत में होगी। हुकूमत इकदाम कर रही है और मुख्तलिफ इकदाम जो टैक्स इवेजन होती है, जिस तरीके से टैक्स चोरी होती है, उसके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन हो रहा है, इकदाम किए जा रहे हैं। बड़े लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हो, इकदाम सामने नज़र आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल आज सामने आई द न्यूज़ में। आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक 26 अप्रैल को FBR ने एक निजी TV चैनल को नोटिस भेजा कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में गलत बयानी की है और ये गलत बयानी टैक्स से बचने के लिए की गई है। टैक्स से बचने के लिए पाकिस्तानी क़वानीन का उस चैनल ने गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ये क़वानीन मईशत की बेहतरी के लिए बनाए गए, मगर उनका गलत इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। और फिर FBR ने मुकम्मल तहकीकात के बाद उस निजी TV चैनल से 1 साल का 99 करोड़ रुपए का टैक्स तलब किया है। 1 साल की तहकीकात के बाद उस 1 साल का 99 करोड़ रुपए तलब किया गया है। FBR ने इस मामले की 2 माह तक तहकीकात की और TV चैनल से तफसीलात तलब की। ये चैनल ARY है। FBR ने इस चैनल के नुमाइंदों को खतूत लिखे, चैनल के नुमाइंदों ने जवाबात दिए। इस दौरान मुलाकातें हुई, प्रेजेंटेशंस दी गई। FBR ने 2 माह की तहकीकात की और फिर जो टैक्स बनता था वो चार्ज कर दिया। ये मामला 2013 का है, मगर FBR ने रवां साल अप्रैल में इसकी तहकीकात का आगाज़ किया। FBR ने जब दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया तो पता चला कि उस चैनल ने 2.5 अरब रुपए ऑफशोर कंपनी को भेजे। ये ऑफशोर कंपनी उस चैनल की ही है, अपनी ही कंपनी है, और उसको 2.5 अरब रुपए भेज दिए गए। फिर चैनल ने यह रकम ट्रांसमिशन कॉस्ट की मद में जाहिर कर दी, क्योंकि इस मद में टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए चैनल ने तमाम पैसे इसी एक मद में जाहिर कर दिए ताकि टैक्स ना देना पड़े। फिर उस चैनल ने सारी रकम इस मखसूस मद की आड़ में भेज दी और जब FBR ने इन अरबों रुपए के हवाले से पूछा तो चैनल ने पुराना मुआहिदा दिखा दिया। अब आम बात यह है कि जब FBR ने इस मुआहिदे का जायज़ा लिया और अपने पास मौजूद रिकॉर्ड से उसका जायज़ा लिया तो पता चला कि चैनल ने जालसाजी की है और बाद में इस मुआहिदे में अपने मतलब की चीज़ें शामिल कर दी हैं। FBR की तहकीकात में पता चला कि इस चैनल की
3-4 कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी ऑफशोर है और दुबई में है। ये चैनल पैसों की मुंतकली अपनी इन ही कंपनियों में करता रहा ताकि कवानीन का सहारा लेकर टैक्स कम कर दें। FBI की तहकीकात के बाद ये भी पता चला कि ये चैनल अपनी ही ऑफशोर कंपनी को टीवी पर चलने वाला मवाद पहले बेचता और मौक़िफ़ इख्तियार करते कि वो जो कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की मद में हुकूमत से रियायत लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हुकूमत रियायत देती है। फिर ये चैनल अपनी ही ऑफशोर कंपनी से वो कंटेंट वापस लाकर अपने ही चैनल पर चला देते और कहते कि ये मवाद हमारा नहीं है बल्कि ऑफशोर कंपनी का है। इस हवाले से निजी टीवी का कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका बिजनेस मॉडल अलग है, उसका दूसरे चैनल से मवाजना नहीं किया जा सकता। बहरहाल FBI ने तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया, दूसरे चैनल्स किस तरीके से ये मुख्तलिफ कॉस्ट पे करते हैं, उनके किस तरीके से रेवेन्यू स्ट्रीम होती है, उस सब का जायज़ा लिया और चैनल के मौक़िफ़ को सुना और फिर अपने क़वानीन के मुताबिक चैनल से 1 साल का 99 करोड़ रुपए का टैक्स तलब कर लिया। सिर्फ एक कंपनी के 1 साल का टैक्स का मामला है जो 1 अरब रुपए तक पहुँच गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में बड़े बड़े ताकतवर तबके किस तरह से टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। मगर उम्मीद की जा रही है कि FBI ने जिस तरह इस मामले में मुकम्मल जांच पड़ताल की है, तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया, मौक़िफ़ सुना, फिर छानबीन के बाद फैसला किया, इसी तरह दीगर केसेस में भी FBI काम करेगा। इस केस में भी FBI इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स वसूली के लिए बड़े इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि सबको टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए माजी में टैक्स चोरी करने वालों को एक मौका भी दिया और फिर क्रैकडाउन का ऐलान किया, मगर अब हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस सामने आया है, हुकूमत इक़दाम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबर बात करेंगे एक के बाद। 2 दिन पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पाकिस्तान में एक बार फिर से मुल्ज़िमान की दौरान हिरासत मौत या उन पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक नई बहस का आगाज़ कर दिया। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें फैसलाबाद के निजी बैंक के ATM रूम में एक शख्स ATM कार्ड चोरी करने की गर्ज से मशीन को तोड़ते हुए नजर आया और इसी दौरान वो CCTV कैमरे को देखते हुए मुंह भी चिढ़ा रहा था। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद 3 दिन पहले इसी शख्स को रहीम यार खान के ATM के अंदर से कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 30 अगस्त को ये शख्स पुलिस की तहवील में था। तहवील के दौरान भी इसकी वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो शख्स अपने जुर्म का एतराफ़ तो कर रहा है मगर साथ ही ऊट-पटांग हरकतें भी करता नजर आ रहा है। मगर तहवील के एक दिन बाद यानी 31 अगस्त की रात को ये शख्स अचानक इंतकाल कर जाता है। उस शख्स का नाम सलाहुद्दीन था, जिसके इंतकाल के बाद पुलिस ने दावा किया कि तहवील में इस मुल्जिम की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। साथ ही पुलिस ज़राए से यह दावा भी किया गया कि मुल्जिम की मौत तबई थी। पुलिस ने जो पोस्टमार्टम करवाया था उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट में ये फाइंडिंग दी गई थी। बज़ाहिर मौत की वजह तशद्दुद नहीं, लेकिन फिर मौत की वजह क्या है ये पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में नहीं बताया गया और कहा गया कि मौत की वजह जानने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं। यानी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत की वजह तशद्दुद नहीं है, मगर मुल्जिम के ख़ानदान का दावा बिल्कुल बरअक्स है। मुल्जिम सलाहुद्दीन के वालिद ने अपने बेटे की दौरान हिरासत हलाकत पर रहीम यार खान के थाना सिटी में के SHO और तफ्तीशी अफसर SI और ASI के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनका बेटा ज़हनी तौर पर माजूर था, इसलिए उन्होंने उसके बाजू पर उसका नाम और पता भी लिखवाया था। कई दिनों से वो अपने ख़ानदान से राब्ते में नहीं था। 1 अगस्त को उन्हें मीडिया के ज़रिए पता चला कि उनका बेटा पुलिस की हिरासत में इंतकाल कर गया है, जिस पर उन्होंने थाने से रब्ता किया, लेकिन किसी ने कोई मालूमात फराहम नहीं की। मुल्जिम सलाहुद्दीन के वालिद ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके बेटे को SHO, तफ्तीशी अफसर, SI और ASI ने दौरान हिरासत तशद्दुद करके कत्ल किया है और उन्हें इतला दिए बगैर पोस्टमार्टम करवाया गया है। दूसरी तरफ रहीम यार खान के DPO की तरफ से इस मामले की इंक्वायरी के लिए SP हबीबुल्लाह की सरबराही में एक टीम बनाई गई है जो इस मामले की मजीद इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी टीम की सरबराह SP हबीबुल्लाह का मौक़िफ़ है कि अगर इस केस में कोई मुलव्विस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस थाने में मुल्जिम सलाहुद्दीन हिरासत में था, इस थाने के SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मगर ये शोर मचा, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ हो गई। ये 2 मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, एक पुलिस की तरफ से, दूसरा मुल्जिम के अहल खाना की तरफ से। तशद्दुद हुआ या नहीं, मौत की वजह क्या थी, इन सवालों के जवाब आना बाकी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की हलाकत से बचने के लिए क्या कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं? ज़ेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद ना हो, क्या इसके लिए इक़दाम किए जाते हैं? क्या पुलिस की तरफ से मुल्जिम का कोई तिब्बी मुआयना पहले करवाया गया था या नहीं? हमारी तहकीकात के मुताबिक सलाहुद्दीन का तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया था। दूसरी तरफ खुद मुल्जिम की दौरान हिरासत की एक वीडियो सामने आई है जिसमें मुल्जिम पुलिस एहलकार से पूछ रहा है
कि उन्होंने लोगों को मारना कहाँ से सीखा है। अगर कोई किसी तो पूछना हो भी मैं ट्रेन दे जाना की इशारा करके पूछे, ये इशारे कितों सीखे ने? जी आप ही सीखे ने। देखो ना ट्रेन इशारे च दसना भी मेरी गल सुन, ये एक गल करा मैं, हाँ। मारोगे तो नहीं, पक्की गल है, नहीं मारेंगे। तुसी लोगों को मारना कितों सीखे? मुलजिम की तरफ से पुलिस एहलकार से ये पूछना कि उन्होंने लोगों को मारना कहाँ से सीखा है, इससे मुलजिम पर तशद्दुद करने के शुबहात पैदा होते हैं कि इंक्वायरी टीम इस मामले की भी छानबीन करेगी, और जब छानबीन होगी तो क्या महज एक जो कार्रवाई होती है सस्पेंशन की सूरत में, मौतली की सूरत में, वो होगी या इससे बढ़कर आगे कार्रवाई होगी, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिस पर तफसील से बात करते हैं। अभी हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम इस वक्त मौजूद हैं और रहीम यार खान में, उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। इस वक्त तक कोई तफसीलात सामने आई हैं, कोई तहकीकात की तफसीलात असलम सामने आई हैं? जी, जहाँ तक तहकीकात का ताल्लुक है तो एसपी इन्वेस्टिगेशन के सरबराही में एक टीम पहले ही तश्कील दे दी गई थी जो कि इसकी तहकीकात कर रही है। ख़ास तौर पर हवालात की सीसीटीवी वीडियो का मुआयना किया जा रहा है और इसके अलावा जो शेख ज़ैद अस्पताल में पोस्टमार्टम की गई थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके फिर किसी नतीजे पर पहुँचा जा सके कि आया डेथ ऑफ काज थी क्या। जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है तो डीपीओ रहीम यार खान उमर सलामत ने आज जो सलाहुद्दीन के वालिद यहाँ पर आए थे उनकी दरख्वास्त पर उनकी मुद्दत में ज़ेर दफ़ा 302 के तहत एसएचओ और जो इन्वेस्टिगेशन का दीगर अमला था समेत 3 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और जबकि उनकी गिरफ़्तारी के भी अहकाम दे दी गई हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है जो जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मुतवफ़ी था सलाहुद्दीन, जिसको यहाँ पर शाही रोड पर एक निजी बैंक थी वहाँ पर एक एटीएम कार्ड चोरी करने के इल्ज़ाम में इसको वहाँ से शहरियों ने और बैंक अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इब्तदाई तौर पर तो वो उसने अपने गूंगेपन का मुजाहरा किया, उसने कहा कि वो नहीं बोल सकता, इशारों से उसने बात की, जबकि इसके बाद अगले रोज़ ही फिर उसने बोलना भी शुरू कर दिया। फिर उसने ख़ुद एतराफ़ भी किया कि वो किस तरीके से वारदात करता था। उसने ये भी बताया कि वो एटीएम कार्ड में पहले कागज़ फंसाता था, फिर उसमें जब वो कार्ड फंस जाता था कस्टमर का तो फिर उसे बाद में आकर वो निकाल कर और एटीएम को तोड़कर वो ले जाता था। तो उसने ये भी बताया कि ये जो कार्ड था वो गुजरांवाला के इलाके में एक शख्स को 30 से 40 हज़ार रुपये में फ़रोख्त भी करता था और उसने इस बात का भी तस्लीम किया था कि उसने 6 से 7 वारदातें इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में की थी और फैसलाबाद की तो एक वीडियो भी वायरल हो गई थी। बहुत शुक्रिया असलम, तफसीलात बता रहे थे। अब तक ये तय नहीं हो सका है कि मुलजिम को दौरान हिरासत तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया, ये मामला एक तबई मौत का है। बहरहाल पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद और तशद्दुद से हलाकतों के वाक़यात सामने आते रहे हैं और ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मगर अब तक इस हवाले से ना कोई ठोस कानून साजी की गई है और ना ही कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जो ज़ेर हिरासत मुलजिमान को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। इस हवाले से 2015 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने सेनेट में एक बिल पेश किया जिसका मकसद ज़ेर हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद के जरिए हलाकत और जिनसी हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। ये बिल 2015 में सेनेट से मंजूर हुआ लेकिन कौमी असम्बली में मंजूर नहीं हो सका। 2017 में सेनेट में इस बिल को मुश्तरका इजलास में पेश करने की करारदाद भी पेश की गई, मगर नून लीग के दौरे हुकूमत में ये मामला आगे नहीं बढ़ सका, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इंसानी हुकूक की वजारत शेरी मज़ारी को दी गई। सितंबर 2018 को शेरी मज़ारी ने ट्वीट किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि काबीना ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक 3 मस्बत इक़दामात की मंजूरी दे दी है, जिसमें वजारत इंसानी हुकूक से तीन बिलों को कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक रिवाइज्ड बिल टॉर्चर से मुताल्लिक है। जिसके बाद 14 फरवरी 2019 को एक बार फिर शेरी मज़ारी ने इस हवाले से मुताल्लिक ट्वीट किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ हमारा बिल काबीना की मंजूरी के लिए तैयार है। नून लीग के दौर में ये बिल वजारत दाखिला के पास सुस्त रवि का शिकार था। हमने इस मामले का जायज़ा लिया और ये बिल कौमी असम्बली के सामने पेश करने के लिए तैयार होगा, शायद अगले इजलास में। शेरी मज़ारी ने दावा किया कि वो अगले इजलास में अदम तशद्दुद का बिल पेश करेंगी। बात फरवरी की थी, अब सितंबर के महीना का आगाज़ हो चुका है लेकिन ये बिल अब तक कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सका। हमने शेरी मज़ारी साहिबा को प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आई। अब ज़ेर हिरासत हलाकतों से मुताल्लिक हमारे निज़ाम पर हमेशा से तनक़ीद होती रही है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान पर तनक़ीद करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए अदम तशद्दुद ने 2017 में पाकिस्तान से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस कमेटी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कमेटी पुलिस की जानिब से एतराफ़ी बयानात लेने के लिए मुलजिमान पर तशद्दुद से मुताल्लिक गहरी तशवीश रखती है, जबकि पाकिस्तान ने इस मामले पर यह बात जाहिर की है
कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे से 7,500 पुलिस अफसरान पर टॉर्चर, ज़ेर हिरासत हलाकतों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी कैद खानों से मुताल्लिक सजाएं दिलवाने के लिए अहम इकदाम लिए गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा कि रियासत की तरफ से ऐसी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई जिससे पता लगता हो कि इनमें से किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज़ किया गया हो। कमेटी ने मजीद लिखा कि रियासत की तरफ से 13 केसेस की मालूमात दी गई जिसमें प्रोसिक्यूटर की तरफ से पुलिस अफसरान के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, मगर ऐसी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई जिससे यह जाहिर होता हो कि इन केसेस में से किसी को भी कोई सज़ा हुई हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रियासत को पुलिस में इस्लाहात और टॉर्चर के खात्मे के लिए बहुत सी सिफारिशें भी दी थी, मगर हुकूमतें आईं और चली गई। लेकिन इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बिल लाने की भी बात की गई, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में टॉर्चर से मुताल्लिक केसेस को किस तरह डील किया जाता है, जो पुलिस अफसरान मुलविस होते हैं, क्या उन्हें कोई सज़ा भी होती है या नहीं, किसी पर तशद्दुद हो, वो ज़ख्मी हो जाए, यहाँ तक कि मर जाए, तो क्या महज महक मारवाई होती है और मअतली का सामना होता है, या फिर मुजरिमाना केस भी अदालत में चलाया जाता है? इस हवाले से बात करेंगे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा बिलाल से। सारा बिलाल, बहुत शुक्रिया। सारा, इस हवाले से बताइएगा कि जो वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, क्या ये मामूल का है और इसके बाद जो खबर आती है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केस बन रहा है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हुई हैं, कोई सज़ा भी हुई है, या महज सस्पेंशन हो जाती है, उसके बाद कोई ऐसी सज़ा नहीं होती, किसी का टॉर्चर हो, किसी को कोई ज़ख्मी हो जाए, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, यहाँ तक कि मर जाए, सज़ाएँ की मिसाल मिलती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमने एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने सारे ये स्टेटिस्टिक्स टॉर्चर के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट किए थे, और हमें कोई 1800 केसेस मिले थे 6 साल के पीरियड के, जिसके अंदर औरतें, बच्चे और आदमी शामिल थे। और ये वो केसेस थे जो कि हुकूमत ने अपने ही कोर्ट ऑर्डर्ड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जिनके ऊपर जारी हुए थे, और इनके अंदर से 1400 केसेस में कंफर्म्ड इंस्टेंसेस थी टॉर्चर की, जिसमें शदीद जिनसी तशद्दुद बच्चों, औरतों और आदमियों के साथ हुआ था। अब आप देखें कि उन 1400 केसेस में से कितनों में इंक्वायरी हुई है और कितने पुलिस अफसरान को जो है सज़ा दी गई है इस जुर्म की वजह से। वो इंक्वायरी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने पिछले साल एक नेशनल लेवल पे फैसलाबाद की डॉक्यूमेंट्स में इंक्वायरी की थी, और जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो उन्होंने इस साल मार्च में अपनी फाइंडिंग्स दी थी, जिनमें उन्होंने ये दिखाया था, साबित किया था कि उन 1400 केसेस में से, जिनको अब 8 साल गुजर चुके हैं, 2012 तक का हमारा डेटा था, उनमें से किसी भी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस फाइल नहीं किए गए। ये सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन थी कि 10 साल बाद भी, 8 साल बाद भी किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म काम नहीं की गई। अगर आप हुकूमत से पूछें तो वो कहेंगे कि जी हमारे पास पब्लिक सेफ्टी कमीशंस हैं, पुलिस ऑर्डर में इंक्वायरी का उन्होंने प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेकिन सच ये है, मैं भी वकील हूँ, मुझे भी अब 12 साल हो गए प्रैक्टिस किए हुए, और आप किसी भी फौजदारी वकील से पूछ लें, हमारी यहाँ पे कोई कानून नहीं है जो टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करे। हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन हमारे कानून में कोई बिल नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है जो क्रिमिनलाइज करती है टॉर्चर को बाय पब्लिक ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से मेरे जैसे वकील भी, मैंने अपनी सारी उम्र जो यही काम किया है, कोई एक केस भी टॉर्चर का मैं उसकी नतीजे पे नहीं ला सकी जिसमें पुलिस अफसर को सज़ा दी जाए। इसलिए एक आइन पास करना, एक कानून पास करना जो कि सिर्फ टॉर्चर को देखता है और उसको क्रिमिनलाइज करता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इस तरह के वाक़यात होते जाएंगे, होते रहे हैं और होते जाएंगे। अरे कानून साजी के वादे बहुत हुए, हुआ नहीं, मगर आपको लगता है एक वाक़या होता है, फिर शोर मचता है, पुलिस इंक्वायरी की बात होती है, फिर शोर ख़त्म हो जाता है, कानून साजी की बात भी पीछे रह जाती है, वो वाक़या भी भुला दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन कैसे हो इन केसेस की, उसके लिए अलग से लाए अमल हो? आपको लगता है कि फिर वाक़यात की रोकथाम हो पाएगी अगर बाकायदा तौर पर एक लाए अमल बने, कानून साजी हो जाए? ये वाक़यात होते जाएंगे जब तक हम कानून ना लाएं जिसके तहत अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके। और ये कहना कि पुलिस अफसरान
आपस में ही पुलिस ऑर्डर के तहत ही जो है अपने कॉलीग्स के ख़िलाफ़ इम्पार्शल इंक्वायरी कर सकते हैं, ये गलत है। ये किसी इदारे में नहीं हो सकता। अगर आप लॉयर्स को कहें कि आप लॉयर्स के ऊपर इंक्वायरी का करें तो वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी। सो जजेस पे क्या, कोई भी इदारा ले लें, इट्स द सेम सिचुएशन। सो सबसे पहले वी हैव टू डू दिस। हर हुकूमत ने इस चीज़ को, फेडरल, वफाकी और सूबाई हुकूमत ने ये तस्लीम किया कि यस हम लाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे। आप पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं कर सकते जब तक आप इस बिल को नंबर 1 ना रखें कि आप लेजिस्लेशन पास करें कि हम टॉर्चर को आउटलॉ करते हैं। किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से अगर टॉर्चर हुआ है, जिनसी तशद्दुद हुआ है, तो हर शहरी की जानो माल और की हिफाजत के लिए ये बिल सबसे ज़रूरी है कि पास हो। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सारा बिलाल हमारे साथ मौजूद थी, कह रही थी बहुत ज़्यादा अहम है ये बिल कि इसको पास किया जाए। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से कुछ करेगी, ट्वीट्स से आगे बढ़ के कुछ करते नज़र आएंगे और बाकायदा तौर पर एक बिल भी और कानून साजी इस हवाले से नज़र आएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने आपको तफसील से बताया था कि किस तरीके से इसराइल और ईरान आमने सामने आ रहे हैं। इस हिजबुल्लाह ने कहा था कि अब हम कार्रवाई करेंगे इसराइल के ख़िलाफ़, वो हो गई है, आमने सामने हैं। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। तनाव वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने लबनान, शाम और इराक़ में कार्रवाइयाँ की, जिसके बाद लबनान की मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल को जवाब देने का ऐलान किया और फिर इतवार को हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद के करीब इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया और हलाकतों का भी दावा किया। जवाब में इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दोनों तरफ से हलाकतों का दावा भी किया गया है, मगर तस्दीक नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में रॉकेट फायर किए और यह दावा किया कि इन हमलों में इसराइली फ़ौज को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइल ने जानी नुकसान के दावे की तो तरदीद की, मगर इस बात की तस्दीक की कि उसके एक फ़ौजी अड्डे और फ़ौजी गाड़ियों पर रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में जनूबी लेबनान में गोलाबारी की और 100 के करीब रॉकेट फायर करने का दावा किया और कहा कि हिजबुल्लाह की अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन कार्रवाइयों के बाद लबनान और इसराइल की सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी ने अमेरिका और फ्रांस के सिफारतकारों से राब्ते करके उनसे मुदाखलत की अपील की है। खदशे का जाहिर किया है कि अगर फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो जंग छिड़ सकती है। लबनान और इसराइल के वज़राए आज़म ने अमेरिका और फ्रांस से मामले में दखलंदाजी के लिए कहा है, जबकि लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरान फोर्स ने फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। इस तरह की कशीदगी पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 2006 में भी लबनान और इसराइल 1 माह तक जारी रहने वाली जंग का हिस्सा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए और हलाक होने वालों में ज़्यादातर आम शहरी थे और इसराइल में 160 के करीब अफराद हलाक हुए। उस वक्त से ना इसराइल और ना ही हिजबुल्लाह ने जंग की तरफ वापसी में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने पिछले 13 सालों से बराह रास्त लड़ाई से गुरेज किया। हिजबुल्लाह ने 2015 में एक एंटी टैंक मिसाइल फायर किया था, जिसमें 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए थे। जवाब में इसराइल ने उस इलाके पर गोलाबारी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के एक अमन फौजी को हलाक कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते तक इसराइल लबनान में हिजबुल्लाह पर इस खौफ से हमला करने से गुरेज करता रहा कि ये इंतकामी हमलों का सबब बन सकता है। इतवार के रोज़ तशद्दुद के बाद इसराइल के सदर ने कहा कि इसराइल अपने शहरियों का दिफा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कितने तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान वक्त लफ्जी जंग भी छिड़ी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ ठिकानों पर इसराइल की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई, ये कहकर कि ये ईरान के मुसल्लह ठिकाने हैं और अब हिजबुल्लाह और इसराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, 29 दिन हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन जारी है। मकबूजा वादी में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। लॉकडाउन से खाने पीने और अद्वियात की किल्लत शुरू हो गई है। मकबूजा वादी में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ क्या हो रहा है, सही सूरत हाल सामने नहीं आ पा रही है। सहाफ़ियों को हकीकत रिपोर्ट करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आलमी सतह पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात की जा रही है। आज बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान इन ब्रसल्स ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया है कि यूरोपीय पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की आज इन कैमरा मुलाकात हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गौर किया गया और भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी अमल को काबिल मजम्मत करार दिया गया। इसके अलावा एक अहम पेशरफ्त अमेरिका से भी सामने आई। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और अमरीकी सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद बर्नी सैंडर्स ने कश्मीर की सूरत हाल पर आवाज़ उठाई, बड़ी दो टोक आवाज़ उठाई। ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत की जाए।
बर्नी सैंडर्स अगले सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, उनका बयान अहम है। इसके अलावा मसला कश्मीर के अब हॉलीवुड से भी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। हॉलीवुड अदाकार जॉन कुसैक ने कश्मीर में होने वाले मजालिम पर अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट ट्वीट की। कश्मीर में हकीकत में क्या हो रहा है, सच दिखाने में सहाफ़ियों को दुश्वारियों का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ शाया अल जजीरा में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में ज़्यादातर सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दे दी। तर्जुमा दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में 2 सितंबर 2019 को भारत को उसके जासूस कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई दी। कुलभूषण यादव से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे ने काउंसलर रसाई हासिल की, जो काउंसलर रिलेशंस पर बयाना कन्वेंशन, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और पाकिस्तानी कवानीन के तहत दी गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।